हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं सिलेक्शन सीरीज की। एसएससी जीडी 2027 के लिए आगमन हो चुका है यूट्यूब पर और ये सिलसिला चलेगा आपके सिलेक्शन तक, आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो सभी लोगों का कोर्स तो शुरू हो ही चुका है वीर बैच का, और उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, अब काफ़ी लोग हैं जो पहले अब तैयारी कर चुके हैं कुछ नंबर से। पिछली बार जिन लोगों का सिलेक्शन रुका या किसी और एग्ज़ाम की उन्होंने तैयारी कर ली, बस अब उनको प्रैक्टिस चाहिए कि यार पिछली बार प्रैक्टिस में कुछ कमी रही जिसकी वजह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कम सही हो पाए। इस बार वो कमी पूरी करनी है, तो वो लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिस से जुड़ गए हैं और इसी के ऊपर उन्हें काम करना है। तो हर तरह का बच्चा इस प्रैक्टिस सेट में शामिल होगा। तो बच्चे 20 क्वेश्चन हमारे रहेंगे हर प्रैक्टिस सेट में, और ये 20 सवाल रेगुलर हम रोज 1 बजे किया करेंगे। और डे बाय डे ये प्रैक्टिस सेट जुड़ते चले जाएंगे। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप रेगुलर इसका रिवीजन करते जाना। इसमें हाँ, आपके लिए मैं एक काम कर सकता हूं कि एक तो आपको इसकी मैं प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, इसी प्रैक्टिस सेट की। उसे आप अच्छे से खुद से एक बार 10-15 मिनट में रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चलो अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये टाइम टेबल है बच्चे, क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो बेहतर है कि चीजें आपको पता होनी चाहिए। 12 बजे अंकित सर का प्रैक्टिस सेट हो चुका है, 1 बजे मैथ्स, 2 बजे रीजनिंग और 4 बजे जीएस के प्रैक्टिस सेट के साथ आप इस रिवीजन को कर रहे होंगे और क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। चलिए बस इतना ही है, बाकी हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग रफ कॉपी पेन लेकर बैठो और मैं हर क्लास के बाद यानी कि हर प्रैक्टिस सेट के बाद आपका स्कोर आपसे पूछूंगा कि कितना स्कोर आपका रहा है। सवाल है, नीली और लाल रंग की कुल 30 टोपियां हैं। नीले रंग की टोपी का औसत मूल्य 70 रुपए है, लाल रंग की टोपी का औसत मूल्य 50 रुपए है, सभी का औसत मूल्य 60 है। तो लाल रंग की टोपी की संख्या आपको क्या करना है, इसमें एलिगेशन लगाना है। भाई दो तरह की टोपी है, एक है ब्लू और एक है रेड। कह रहा है ब्लू वाली का एवरेज 70 और रेड वाली का एवरेज कितना है, 50। और कह रहा है सभी का एवरेज है 60। सभी के एवरेज को कहां रखना होता है, बीच में। तो बड़े में से छोटा घटाओ, 70 में से 60 गया 10 और 60 में से 50 गया 10। यहां पर जो रेशियो बना है 1:1 बच्चा, ये संख्या का बना है। सवाल कह रहा है कि अगर नीले और लाल रंग की टोटल 30 टोपी है तो एक और एक 2 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि 10 ब्लू और 10 रेड। तो आपसे क्या पूछा है, रेड। तो आपका जवाब कितना होगा, सॉरी, एक वैल्यू 15 होगी ना, 15, वो 3 वैल्यू सोची मैंने। तो 15 15 15 ब्लू 15 रेड, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान से 8 साल पहले एल और एम की आयु का रेशियो 5:6 था। वर्तमान से 5 साल बाद उनकी आयु का रेशियो 6:7 होगा। तो क्रम से एल और एम की वर्तमान आयु का रेशियो बताएंगे। जल्दी से क्या होगा बच्चे, हम टारगेट बनाएंगे लगभग 40 प्रैक्टिस सेट का, यानी कि इस सिलेक्शन सीरीज जो आपकी आज चली है 40 प्रैक्टिस सेट का मैं टारगेट बनाऊंगा। और 40 प्रैक्टिस सेट का मतलब है, अगर मैं हर प्रैक्टिस सेट को 20 क्वेश्चन ले रहा हूं तो लगभग मोर देन 800 क्वेश्चन हम करेंगे। और इन 800 सवाल में पूरा सिलेबस, हर चैप्टर का, हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर दूंगा इन 800 सवाल में। ठीक है, हर चैप्टर का, हर टाइप का क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो, अगर आप सारे के सारे प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से करते हैं तो आप पूरे मैथ्स को रिवाइज कर रहे होंगे विद अपडेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, वर्तमान से 8 साल पहले भाई एल और एम का रेशियो कितना है, एल और एम का रेशियो है 5 और 6। कह रहा है ये 8 साल पहले है, पहले का कोड वर्ड होता है माइनस, तो -8। कह रहा है अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद यानी कि प्लस, भविष्य का कोड वर्ड प्लस, रेशियो कितना है 6 और 7। अब जरा मुझे बताना, माइनस और प्लस का डिफरेंस क्या ऐड होता है, तो 8 और 5 कितना होगा, 8 5 13। माइनस और प्लस का डिफरेंस क्या होगा बच्चा, ऐड होगा। और दोनों तरफ आपने क्या करना है, 13 13 लेके
क्रॉस मल्टीप्लाई लगाना है। तो आप कहेंगे 7 पंजे 35 और 6 छिंग 36, डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया 1। यहां करेंगे 13 छिंग 78 और 13 सत्ते 91, भैया डिफरेंस कितना आ गया 13 का। तो ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 13, और जो यहां से एक यूनिट आता है उससे हम ऊपर वाला रेशियो बनाते हैं। तो एक यूनिट 13, 5 यूनिट 13 पंजो 65, 6 यूनिट 13 छिंग 78। मतलब अब से 8 साल पहले एल की एज थी 65 और एम की एज थी 78, लेकिन उसने आपसे क्या पूछा, वर्तमान। तो भैया वर्तमान के लिए क्या करेंगे, प्रेजेंट के लिए क्या करते हैं, 8-8 साल दोनों में जोड़ दो, क्योंकि ये 8 साल पहली उम्र है। तो ये 65 प्लस 8 कितना हो गया 73, और 78 प्लस 8 कितना हो गया 86। तो क्या कहीं पर आपको 73 86 दिखा, ऑप्शन नंबर बी में दिखा। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक पुलिसकर्मी 100 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना शुरू करता है। चोर और पुलिस की चाल क्रम से 21 और 23 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी भाग पाएगा। चोर पुलिस के क्वेश्चन में आपने एक काम करना है कि ये पता करना है कि वो चोर कितने समय में पकड़ा गया। अगर आपने ये पता कर लिया कि वो चोर कितने टाइम में पकड़ा गया, भाई साहब फिर आप ये पता कर लोगे कि चोर कितनी दूरी भाग चुका था या फिर पुलिस वाला कितनी दूरी भाग चुका था। तो यहां सबसे पहले डीएसटी का रूल लगाएंगे। डीएसटी का रूल यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब सवाल है कि भैया दूरी तो 100 मीटर की है, दूरी कितनी है 100 मीटर की, और एक ही दिशा में, भाई पुलिस वाला चोर के पीछे भागेगा तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, तो एक ही दिशा में रिलेटिव स्पीड कम होती है, घटती है। तो 23 में से 21 गया 2, और मीटर पर सेकंड के लिए इसको 5/18 से गुणा कर दो और गुणा टाइम। तो 5 दूनी 10 और 0 गया, 18 धाम 180, टाइम कितना आ गया 180 सेकंड। यानी कि वो चोर बच्चे 180 सेकंड में पकड़ा जाएगा, 180 सेकंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। सवाल कहता है वो चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर की दूरी के लिए हमें चोर की रफ्तार 21 किलोमीटर पर आवर चाहिए, उसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो, और समय कितना लगा है 180 सेकंड। 18 धाम 180, 21 पंजे 105 और ये 0 लास्ट में, यानी कि भैया पकड़े जाने से पहले वो 1050 मीटर की दूरी तय कर चुका है। कौन, चोर। अगर आपसे पूछे कि भैया पुलिस वाले ने कितनी दूरी तय करी, तो आप क्या करोगे, इस समय को पुलिस वाले की चाल यानी कि 23 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पकड़े जाने से पहले पुलिस वाला कितनी दूरी तय कर चुका था। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। दो संख्याओं का योग 28 है, वर्गों का योग 528 है, उनके गुणनफल का भी वर्गमूल, उनके मल्टीप्लिकेशन का भी स्क्वायर रूट। भैया दो संख्याओं का योगफल यानी कि a प्लस बी 28, कह रहे भैया उनके वर्गों का योग यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 528, और आपसे उसने क्या पूछा है, उनके गुणनफल का भी वर्गमूल, ये क्या होगा, ये आपसे उसने पूछा है। क्या कोई ऐसा फॉर्मूला आपकी नजर में आ रहा है जिसमें a प्लस बी आता हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता हो और a गुणा बी आता हो? अरे हाँ सर, वो तो है। कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। तो a प्लस बी की जगह 28 रखेंगे बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 528 रखेंगे और प्लस का 2ab। तो यहां से 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 784 होता है ना, और 528 इधर आकर इसमें से माइनस कर दो बराबर 2ab। तो यहां से 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 2 गया 5 और 7 में से 5 गया 2, ठीक है, बराबर 2ab।
2 से कटेगा 128 बार। ये तो ए बी की वैल्यू आ गई, उसने अंडर रूट पूछा है, वर्गमूल, तो वर्गमूल ऑफ ए बी हो जाएगा वर्गमूल ऑफ 128। और वर्गमूल ऑफ 128 कितना होगा बताइए? वर्गमूल ऑफ 128 होगा वर्गमूल ऑफ 64 गुणा 2। भाई 64 दूनी 128 होता है ना, और 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी कि 8√2। आपका जवाब कितना आ गया? आपका जवाब आ गया ऑप्शन नंबर ए, 8√2। कितना आ गया बच्चा? 8√2। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले में रखना था, ये तो मैंने बहुत डिटेल में करा दिया आपको, तो जस्ट वो फॉर्मूले उनको लिखना नहीं है आपने, ये वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है, ये वाला तो क्वेश्चन में गिवन चीज थी। आपका जो सवाल था वो केवल और केवल ये 3 लाइन का क्वेश्चन था। यहां से ऊपर वाले को क्वेश्चन का पार्ट मत समझना, ये तो आपके दिमाग, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। शुरुआत आप यहां से करोगे, यहां से, ठीक है। आगे चलो, यदि किसी संख्या का 30% 90 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? जल्दी से बताएंगे। अगर संख्या का 30% की वैल्यू 90 है, सवाल क्या कहता है बच्चा? 30% की वैल्यू कितनी है? 90। आपसे पूछा है भाई साहब 120%। बच्चे देखो, मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं 1% और फिर 120% निकालूं, या फिर मैं सोचूं क्या 30% को ऐसी किसी संख्या से गुणा कर सकता हूं कि 120 बन जाए? हाँ सर, 4 से। 3 चौके 12 होता है ना, तो इसको भी 4 से गुणा कर दो, तो 9 चौके कितना हो गया? 36 हो गया। यानी कि 120% की वैल्यू कितनी हो गई? 360 हो गई। ओके, आगे चलते हैं। ये सवाल करिए, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखता हूं सबसे पहले किसका जवाब मुझे मिलता है इसका। सभी लोग ट्राई करेंगे। बताइए भाई, ब्रैकेट की चीज को पहले सॉल्व करिए। 9 और 6 15, 3 2 5 और 1 6। अब प्लस 88 प्लस 47 माइनस 59 प्लस 65 मल्टीप्लाई बाई 2 भी और कर लो, 130 कर लो इसे, है ना, 65 की जगह 130 कर लो, माइनस 94। अब सारी की सारी वैल्यू जो है ना, ये प्लस माइनस में है, तो प्लस वाली को अलग जोड़ लो, माइनस वाली को अलग। तो 8 और 7 15 का 5 हासिल का 1, 8 4 12, 12 और 3 15 और 1 16 हासिल का 1, 1 और 1 2। 265 माइनस 9 और 4 13, 9 और 5 14 और 1 15। 5 में से 3 गए 2, 26 में से 15 गया तो 5 और 6 11, 112। क्या सभी का जवाब 112? ऑप्शन नंबर सी है। सभी का ऑप्शन नंबर सी आ गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट। 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्ष में 13,825 हो जाती है। कह रहा इसी राशि पर यानी कि जो हमारी पुरानी वाली धनराशि है उसी पर पहली दर से दोगुनी दर, जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पीछे लगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल कर दो तो 5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? भाई ये सवाल आपने पढ़ा, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा कि यार 10,500 का मूलधन है, 13,825 का मिश्र धन है, समय दिया हुआ है 3 सही 4/5। क्या करो, सबसे पहले ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, और फिर क्या करो, सवाल ने बोला है उसी धनराशि, यानी कि दूसरे केस में मूलधन तो 10,500 रहेगा, ब्याज की दर को डबल कर दो, जो यहां से ब्याज की दर निकालोगे उसे डबल कर दो, और फिर साधारण ब्याज मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाओ। ऐसे ही कर रहे होगे ना, लेकिन मैं उसका भी एक अपडेटेड तरीका बताता हूं आपको। आप मुझे बताइए, 5 तिया 15 और 4 19, क्या 19/5 वर्ष में ब्याज कितना मिला है? ब्याज बता सकते हो मुझे? भैया मिश्र धन 13,825, मूलधन 10,500, तो मिश्र धन कितना है? ये जाएगा 5 2, 8 में से 5 गया 3 और 13 में से 10 गया 3, ये 3325 आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो क्या ये ब्याज 19/5 वर्ष का है 3325? तो जरा मुझे 1 साल का ब्याज बताना, 1 साल का।
आप कहेंगे 19 एकम 19, 11 और 3 14, 19 सत्ते 133, 19 पंजे 95, और 5 से गुणा करेंगे तो 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 एकम 5 3 8। एक साल का ब्याज कितना आ गया? 875, एक साल का। आपसे पूछा है 5 साल का ब्याज, 5 साल का, तो जरा मुझे 5 साल का ब्याज बताना, 5 साल का। तो आप कहेंगे सर 875 गुणा 5, मत करो मल्टीप्लाई, मत करना। अब कुछ बच्चे जिनकी पकड़ अच्छी है इस चैप्टर पे, वो क्या कहेंगे कि सर यहां जो समय था ना और यहां जो समय है, इस वाले समय में ब्याज की दर डबल है। अरे अगर ब्याज की दर डबल होगी तो क्या ब्याज भी डबल हो जाएगा? बताओ मुझे, क्या ये जो मैंने 5 साल का ब्याज निकाला है, ये मैंने उस ब्याज की दर पे निकाला है जो पुरानी ब्याज की दर थी? मुझे नहीं पता ना, मैंने निकाली वो दर। मैंने क्या बोला कि 3 सही 4/5 वर्ष का ब्याज 3325, एक साल का 875, तो 5 साल का इतना हो गया। अगर ब्याज की दर वही रहती जो थी, लेकिन उसने बोला ब्याज की दर डबल है, अगर ब्याज की दर डबल तो क्या ब्याज भी डबल हो जाएगा? ब्याज की दर डबल है तो ब्याज भी डबल कर दो, तो यहां पर क्या कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा डबल। 875 गुणा 5 तो पुराना था, इसका डबल कर दो, तो 5 दूनी 10, 10 से गुणा करेंगे 8750, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको कोई ब्याज की दर निकालने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आपने क्या किया, आपने 5 साल का ब्याज निकाल दिया उसी दर पर जो पहले थी दर, नहीं पता वो कितनी थी, लेकिन अगर ब्याज की दर वही रहती तो ब्याज बनता इतना 5 साल का जितने का पूछा है। लेकिन उसने कहा भाई साहब ब्याज की दर डबल है, ठीक है ब्याज भी डबल कर दो, ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, P और Q एक ही बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी चाल क्रम से 10 और 8 मीटर पर सेकंड है। यदि ट्रैक की लंबाई 1620 मीटर है तो कितने समय बाद वो मिलेंगे? बच्चे ये रेस वाला क्वेश्चन है, और आप सभी जीडी वाले बच्चे हो, आपसे मैं एक बात जरूर कहूंगा, यूट्यूब पर बड़ी फेमस सीरीज है एक रामबाण सीरीज, जो नए बच्चे हैं उनसे मैं कहूंगा रामबाण सीरीज आप डालोगे यूट्यूब पर, रामबाण सीरीज मैथ्स, मेरी 28-30 क्लास वहां पढ़ी है, वो 28-30 टॉपिक है, ना प्रैक्टिस सेट है ना चैप्टर वाइज है। 28-30 वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से सवाल बनते हैं, और वो टॉपिक हैं जिनमें बच्चे की पकड़ बहुत कम होती है। तो वहां भी मैंने एक रेस वाला टॉपिक कराया है, तो उसे देखना। वहां मैंने बताया है कि यहां पर दो तरीके से सवाल बनता है। एक तो कितने समय के बाद वो प्रारंभिक बिंदु, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, जहां से उन्होंने शुरू किया वहां मिलेंगे, या फिर कितने समय बाद मिलेंगे। वो प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट वर्ड यूज ना करेगा, जैसे यहां नहीं किया उसने। तो अगर ऐसा है तो आप सिंपल डीएसटी का रूल लगाओ, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। लेकिन अगर उसने वर्ड यूज कर लिया कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, तो आपको जितने भी लोग रेस में है ना, सबका एक चक्कर का समय, दूरी बटे सबकी चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, सबका एक एक चक्कर का समय निकालकर उसका एलसीएम लेना होता है, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बिंदु बोलेगा। यहां नहीं बोला ना उसने, कोई बात नहीं है, तो फिर हम सीधा डीएसटी का रूल लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी ट्रैक की कितनी है? 1620। सापेक्ष गति एक ही दिशा में है क्या? विपरीत दिशा में, अपोजिट में। अपोजिट में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति ऐड होती है। तो भैया 10 और 8 18 मीटर पर सेकंड में है, हाँ है। दूरी मीटर में है, हाँ है। तो समय कितना लगेगा? 18 निम्मा 162 यानी कि 90। तो भैया कितने समय बाद मिलेंगे? 90 सेकंड के बाद। आपको मैं एक होमवर्क दूंगा इसमें, इसी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में आपको बताना है मुझे, अब नहीं कमेंट बॉक्स में, कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये नया क्वेश्चन है। दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, चलो ये नया क्वेश्चन है, आगे चलते हैं।
कह रहा है 6 सेंटीमीटर व्यास और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन बता दो जल्दी से क्या होगा। 6 सेंटीमीटर व्यास। बच्चे अगर व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा, व्यास का आधा, यानी कि त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। बोलो होगा कि नहीं, क्या त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा कि नहीं। हां, अब आयतन वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वॉल्यूम होता है कि नहीं 22/7, त्रिज्या यानी कि 3 × 3 और h यानी कि हाइट दे रखी है 14। तो हम कहेंगे 7 दूनी 14, 3 तिया 9 दूनी 18, यानी कि 22 × 18। तो 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 और 3 39। तो क्या 396 ऑप्शन नंबर डी सभी का सही है, 396। नेक्स्ट, किसी वस्तु पर 25% और 20% के दो क्रमिक छूट दी जाए तो आपको बताना है नेट डिस्काउंट, शुद्ध छूट कितनी है। बच्चे अगर डिस्काउंट A% का और B% के सक्सेसिव है तो ओवरऑल डिस्काउंट क्या होता है, A + B माइनस A × B/100। दो डिस्काउंट अगर आपको दे रखे हैं सक्सेसिव तो उनका ओवरऑल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है A + B माइनस A × B/100। रखो इनको, तो आप कहेंगे 25 + 20 माइनस 25 × 20/100। तो आप कहेंगे 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25। तो 25 और 20 45, 45 में से 5 गया तो 40%। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सभी का आ गया। नेक्स्ट, दो संख्या ए और बी का रेशियो 5:3 है। यदि दोनों संख्या में 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का रेशियो 3:2 हो जाएगा। ए और बी का प्रारंभिक मान का योग बताओ क्या होगा। क्या एलिगेशन कह रहा हूं, क्रॉस मेथड यहां लगा सकते हो क्या, क्रॉस मेथड। अच्छा, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं मुझे थम्स अप करके जरूर बताइए जो पिछली बार के एग्जाम में, अभी जो लेटेस्ट में एग्जाम दिया है और उनका वो पेपर अच्छा नहीं गया और इस बार वो लग गए हैं 2027 के लिए, बिना किसी डिप्रेशन के, बिना किसी इस सोच के कि भाई क्या होगा। बताइए जल्दी से, कितने ऐसे बच्चे हैं। वाह, धुरंधर, तुम लोग धुरंधर में शामिल हो सब। वेरी गुड, आई लाइक इट। भाई दो संख्या का रेशियो कितना है, 5:3। नया रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा गया तो इधर भी 5 लिख दो, इधर भी 5 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 10 और 9 का डिफरेंस कितना है, 1। आप कहेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, दोनों का अंतर कितना है, 5। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर है। तो भैया 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 पूरे 25, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 पंजो 15। कह रहा है दोनों का सम बता दो, 25 और 15 कितना होता है, 40। ऑप्शन डी। एक कार्य, क्या बोला इसने, एक कार्य LPQ द्वारा एक साथ पूरा किया गया। एल और पी ने मिलकर काम का 50% हिस्सा पूरा किया और पी और क्यू ने मिलकर काम का 60% हिस्सा पूरा किया। तीनों में से कौन सा सर्वाधिक कुशल है, बताइए। विच वन ऑफ देम इज मोर एफिशिएंट। भाई तीनों मिलकर काम करते हैं, सवाल कर रहा है अगर एल और पी काम करें या एल और पी का काम गिना जाए तो काम 50% होता है। पूरे काम का 50% एल और पी ने मिलकर किया। कह रहा है अगर मैं पी और क्यू का पूछूं कि इन दोनों ने कितना काम किया तो पूरे काम का 60% किया। अब ये मत कहना सर 60 और 50 110% काम कैसे हो गया, काम तो 100% होना चाहिए। यहां कॉमन है, यहां पी कॉमन है। पी जब एल के साथ है तो काम का 50% हुआ, पी जब क्यू के साथ है तो काम का 60% हुआ। पी कॉमन है इसीलिए। देखो एल और पी अगर काम करते हैं तो काम का केवल 50% हिस्सा ही हो पाता है, और कह रहा है कि अगर पी और क्यू काम करते हैं तो काम का 60% हिस्सा हो पाता है। कैसे करें इसे,
कैसे दिमाग लगाओगे? कुल काम कितने परसेंट है? कुल काम कितना परसेंट है ये तो बता सकते हो मुझे? तुक्के लगाने वालों, ये तो मुझे बता सकते हो कि कुल काम कितना परसेंट है? 110% नहीं, टोटल काम तो 100% ही होता है। टोटल काम तो 100% होता है जिसे तीनों ने मिलके किया है, जिसे तीनों ने मिलके किया है। LPQ तीनों ने मिलके 100% काम किया, 100%। अब अगर L और P ने 50% कर लिया, समझना बात को, अगर L और P ने 50% कर लिया तो फिर बचा हुआ 50% किसने किया होगा? Q ने। बोलो, यहां से Q का हिस्सा आ गया मेरे पास। भाई पहली लाइन में उसने बोला अगर L और P ने 50% काम किया तो बचा हुआ 50% किसने किया होगा? Q ने। अब सवाल कहता है P और Q ने 60% किया, P और Q ने 60%, तो बचा हुआ 40% किसने किया होगा? L ने। तो L का भी आ गया हमारे पास, L का भी आ गया 40%, Q का भी आ गया 50%। Q का 50% है तो P कितना बचेगा? इन दोनों का 60%, Q का 40 आ गया तो P कितना आ गया? नहीं, आप ऐसे भी सोचो, आप ऐसे अलग मत निकालो, आप ऐसे सोचो कि Q 50 है, L 40 है, तो बचा कौन? P। कितना आ गया? 10%। या फिर ऐसे भी निकाल दो, Q कितना है? 50%, P कितना हो जाएगा? 10, तभी तो 50 और 10 60 बनता है। ऐसे भी कर सकते हो। आपसे अब उसने क्या पूछा है? कौन सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? भैया जिसने सबसे ज्यादा काम किया होगा वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है? Q। ऑप्शन सी। ये थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब दिमाग से सोचने वाला सवाल था ये। ओके, दिमाग से सोचने वाला कि अगर इन दोनों ने मिलकर 50% तो बचा 50% क्यू ने किया होगा, इन दोनों ने मिलकर 60% बचा 40% एल ने किया होगा, तो 50 और 40 90, बचा 10% पी का होगा। तो सबसे ज्यादा काम क्यू ने किया, सबसे ज्यादा एफिशिएंट, निपुण, सर्वाधिक कुशल वही होगा। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 10% ज्यादा है। यदि कुर्सी 140 के डिस्काउंट के बाद 300 में बेची जाती है तो उसका लॉस परसेंट कितना होगा? बताओ भाई। अगर कुर्सी को 140 रुपए के डिस्काउंट के बाद भी 300 में बेचा गया, क्या मुझे बता सकते हो उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा? अगर मैंने उसे 140 के डिस्काउंट के बाद 300 में बेचा तो क्या उसका मार्क प्राइस, भाई 300 में तो बेच दिया, डिस्काउंट 140 का दिया, तो क्या उसका अंकित मूल्य 440 रुपए रहा होगा कि नहीं? 440। उस पर उसने 140 का डिस्काउंट दे दिया, 300 में बेच दिया। अब अगर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 10% ज्यादा है, अंकित मूल्य, क्या मैं ये कह सकता हूं सीपी और एमपी का रेशियो? अगर क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य कितना है? 11। भाई 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है कि नहीं? तो उसने बोला अंकित मूल्य लागत से 10% ज्यादा। अगर क्रय मूल्य 10 है तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 11। तो सवाल के अकॉर्डिंग 440, तो एक यूनिट कितना हो गया? 11 चौक 44, तो 4 यूनिट कितना हो गया? 400 रुपए। यानी कि आपको यह पता चल गया कि वो कुर्सी कितने में खरीद कर लाई गई थी। 400 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है। तो भाई साहब वो कुर्सी 400 में खरीद कर लाई गई थी। बेची कितने में है? 300 में। बेची कितने में है बच्चा? 300 में। आपसे क्या पूछ रहा है? लॉस। भाई 400 की चीज 300 में बेच दी, 100 रुपए का लॉस हो गया। क्रय मूल्य 400 है और मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 4 से काटेंगे 25 बार, यानी कि उस पर नुकसान हो गया 25% का। कितने का भाई साहब? 25% का नुकसान है, 25% का लॉस है। चले आगे। चलो, यदि 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को पार करने में 6.5 सेकंड समय लेती है, जो 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन है, सेम डायरेक्शन, समान दिशा। डीएसटी का रूल लगाओगे, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है तो क्या वो अपनी खुद की लंबाई को पार कर रही है? बोलिए भाई साहब, आपसे कह रहा हूं ये। हाँ,
व्हाइट टी शर्ट, सफेद, हाँ। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो क्या अपनी लंबाई को पार नहीं करेगी? डरो मत, गर्दन तो हिलाओ, हाँ, वही करेगी। तो यहां पर अगर ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया और जब आप दूरी बराबर चाल गुणा समय लगाओगे तो यहां पर जो दूरी ली जाएगी तो क्या वो 130 मीटर ट्रेन की लंबाई को ही लेंगे हम? सापेक्ष गति एक ही दिशा में, रिलेटिव स्पीड एक ही दिशा में घटती है या बढ़ती है? आप कहेंगे सर घटती है। तो अगर रेल की गति को, ट्रेन की गति को मैं मान लू आर, और उसमें से व्यक्ति की स्पीड 12 घटाओगे और इसको मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। यस, और कितने समय में? 6 दूनी 12, 12 और 1 13/2 सेकंड में उसने पार किया है। तो यहां से आर की वैल्यू निकाल दो, बस आपका जवाब आ जाएगा। काटा पीटी करके कितना है भैया? 13 पंजे 65 और 65 दूनी 130। भाई 13 पंजे कितना होता है? 65 और 65 दूनी 130। 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72 बराबर आर प्लस 12, सॉरी आर माइनस 12। तो यहां से आर कितना होगा? 72 और 12 84, यानी कि 84 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सभी का हो गया। नेक्स्ट कह रहा 60 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपए प्रति किलोग्राम की लागत वाले 24 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपए प्रति किलोग्राम से बेचने पर 12% का लाभ हो? भैया उसने क्रय मूल्य एक 60 रुपए पर किलोग्राम, एक 42 रुपए पर किलोग्राम। ये 60 और 42 क्या है? ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। और जब आप क्रय मूल्य का एलिगेशन मेथड बनाते हो तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वो भी मिश्रण का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। लेकिन यहां तो 56 रुपए में वो भाई साहब बेच रहा है। मिश्रण का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस आपको दिया है 56, लेकिन ये गड़बड़ है। हमें तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा भैया? अगर उसे 12% का लाभ हुआ तो क्या उसने 112% में बेचा है? और जिसकी वैल्यू 56 दे रखी है हमें, तो बच्चा 1% कितना हो गया? 56/112, यानी कि 1/2। तो 100% कितना हो गया? 100%। आप कहेंगे 1/2 गुणा 100, काटेंगे 2 से तो 50%, 50 रुपया, सॉरी। ये 50 रुपया क्या है? उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। बस हो गया सवाल। एक तरफ 60 रखो, एक तरफ 42 रखो और बीच में रख दो 50। 60 में से 50 गया 10, 50 में से 42 गया 8, 4 2 चौके 8 और 2 पंजू 10। ये नीचे रेशियो जो बनेगा ये वजन का बनेगा। तो 60 रुपए किलोग्राम वाला कोई चावल है, नहीं पता कितने किलोग्राम है। 42 रुपए वाला 24 किलो, इसका वजन दे दिया। 42 वाले का वजन दे दिया 24 केजी। तो एक यूनिट कितना आएगा? 5 चौकू 20, 5 अट्ठू 40। तो 4 यूनिट कितना आएगा? 4 गुणा 4.8 कितना आ जाएगा? 19.2। कितना आएगा बच्चा? 19.2। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्या 1:3 के रेशियो में है। यदि उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 1200 है तो बताइए वो संख्याएं क्या होंगी? भाई दो संख्याएं किस रेशियो में है? 1:3। सवाल कहता है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 है। अगर ये संख्या रेशियो में है तो क्या मैं इस संख्या को आर और 3R मान लू? क्या मैं इन संख्याओं को R और 3R ओरिजिनल संख्या मान लूं कि नहीं? हाँ। अब एक फॉर्मूला है बड़ा फेमस सा जो कहता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणनफल। नहीं, रहने दो। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन। अब भाई साहब हमें एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 तो दे ही दिया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1200
बराबर एक संख्या r है तो दूसरी कितनी है 3r, तो यहां 3 से काटेंगे 400 बार, तो बच्चा r गुणा r कितना होता है r स्क्वायर 400, तो r कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 400। और मेरे भाई अंडर रूट ऑफ 400 कितना होता है 20, कितना होता है 20, यानी कि r की वैल्यू आ गई 20। अब जैसे ही r की वैल्यू 20 आई, संख्या हो गई 20r और 3r यानी कि 20 तिया 60। ऑप्शन ए मिल गई संख्या हमें 2060। नेक्स्ट, किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर, हालांकि ये क्वेश्चन में आप दिमाग भी लगा सकते थे। देखो इस सवाल में क्या दिमाग लगा सकते थे, आपको ये पता है, समझना बात को, आपको ये पता है ये फॉर्मूला, छोड़ो इसे हटाओ, आपको ये पता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल। अब आपको उसने एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया 1200, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 1200 है, अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन 1200 है, तो क्या यही मल्टीप्लीकेशन उन दो संख्या का भी होगा जिनका बात, जिनकी जिक्र वो कर रहा है? वो दो संख्या का मल्टीप्लीकेशन भी क्या बच्चा 1200 होना चाहिए? ऑप्शन से चेक करो। आप कहोगे 9 तिया 2700 है सर, ये तो नहीं, हमें 1200 चाहिए। ये भी 1200 नहीं बनेगा क्योंकि लास्ट में जीरो नहीं आएगी। ये 300 है, हटाओ, एक ही ऑप्शन बचा 6 दूनी 1200। ऐसे भी आप कर सकते हो। ओके चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु को 1800 में बेचने पर जितना लाभ होता है उसी वस्तु को 1400 में बेचने पर हानि के बराबर है। बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? भैया 1800 में बेचने पर होने वाला नुकसान 1400 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। क्या ऐसे केस में जब भी प्रॉफिट लॉस के बराबर हो, क्या ऐसे केस में हम डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालते हैं कि नहीं? ऐसे सवाल में जब भी प्रॉफिट लॉस के बराबर होता है, क्या हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? वो कैसे निकलेगा भैया? दोनों विक्रय मूल्य को जोड़ लो, 1800 और 1400 कितना हो गया 3200, और डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 1600। जब भी होने वाला लाभ होने वाली हानि के बराबर हो, प्रॉफिट लॉस के बराबर हो, तो हमें डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालने में सेकंड लगती है कि दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़कर 2 से भाग दे दो, 1600 आ गया। अब क्या पूछा उसने? क्रय मूल्य ही पूछा था, हो गया ऑप्शन सी। अगर प्रॉफिट लॉस के बराबर ना हो तो फिर आगे सवालों में देखेंगे उन्हें जब आएगा किसी प्रैक्टिस सेट में। जब 15,625 की राशि 3 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से निवेशित इन्वेस्ट होती है, तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? अगर यह समय 2 साल रहा होता, भाई यहां तो बात 3 साल की है, अगर यह समय 2 साल रहा होता तो एक बड़ा फेमस सा फॉर्मूला है हमारा, R/100 बराबर अंडर रूट डी अपॉन पी। ये केवल और केवल 2 साल के लिए है, केवल और केवल। 3 साल में हम इसे नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे करें सर? मेरे हिसाब से तो आप अगर GR मेथड से जाओगे तो शायद बहुत जल्दी कर जाओगे, नहीं तो फिर ये बहुत लंबा जाएगा सवाल। GR मेथड क्या कहता है? 3 साल का GR होता है 3, 3 और 1। क्या सभी जानते हैं 3 साल का GR गोल्डन रेशियो 3:3:1 होता है। अब GR की शुरुआत हमेशा मूलधन से होती है 15,625, और इसका जो रेट दिया हुआ है 4%, इसका भिन्न कितना है 1/25, 4% का। तो 15,625 का 1/25 निकालो, कितना जाएगा? 25 छिक्के 150, 6, 25 25 625। फिर इसका 1/25 निकालो, 25 25 625, और फिर इसका 1/25 निकालो, 25 एकम 25। अगर वो अंतर की बात कर रहा है, समझना, मैंने क्लास में सिखाया आपको, और नहीं सिखाया तो आप रामबाण सीरीज में जाकर देखना, वहां GR मेथड मैंने पढ़ाया है, वहां से पढ़ना। अगर वो डिफरेंस की बात करेगा 3 साल के अंतर की, तो आपको केवल इन दोनों से बात करनी है, इससे बात नहीं करनी, मल्टीप्लाई भी नहीं करना है इसको, ऐसे छोड़ दो, क्योंकि ये 3 साल का साधारण ब्याज है।
625 गुणा 3, 3 साल का SI। हमें अंतर चाहिए, केवल इन दोनों से बात करो। 25 तिया 75 गुणा कर दो, एक एकम एक, जोड़ेंगे कितना आ गया 76। ऑप्शन ए कितना आ गया 76। चलें आगे। नेक्स्ट, एक वृत्त की परिधि बताओ जिसका क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है बच्चा पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22 सत्ते 154, 7 तो रेडियस कितना हो गया, त्रिज्या हो गई 7। भाई 7 सत्ते 49 है और ये स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल बन जाएगा, त्रिज्या 7 आ गई। कह रहे भाई साहब परिधि बताओ 2 पाई आर, यानी कि 2 गुणा 22/7 और रेडियस कितनी है 7, 22 दूनी 44। क्या जवाब आया, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चले नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ना तो 9 से और ना ही 11 से कटेगी। ना तो 9 से कटेगी और ना ही वो 11 से कटेगी। बताइए। 9 से कटना मतलब अंकों का योग, तो 9 से भी नहीं कटनी चाहिए और 11 से भी नहीं। किसी एक से भी कट गई वो आंसर नहीं होगा, दोनों से नहीं कटनी चाहिए। 9 से चेक कर लो, आसान है, सम ऑफ डिजिट। 9 और 4 13, 5 18, ये तो 9 से कट गया, मेरा आंसर होगा ही नहीं। 11 से चेक नहीं करना, 11 से वहां चेक करना है जहां 9 से नहीं कटेगी, वहां चेक करेंगे, 11 से भी नहीं कटनी चाहिए। 7 4 11, 2 13, 5 18, ये भी 9 से कट गई, हटाओ। 7 6 13, 2 15, 3 18, अरे ये भी 9 से कट गई, हटाओ। 3 ऑप्शन गलत कर दिए, चौथा मत चेक करो, टाइम वेस्ट मत करो उसे चेक करने में बच्चा, वो ही सही होगा। नहीं सही होगा तो फिर सवाल ही गलत होगा। लेकिन वो 3 जो गलत आपने किए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत होने चाहिए वो, कि भैया 9 से कटने वाली नहीं होनी चाहिए। ये 3 ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, मेरा आंसर नहीं होगा इनमें से कोई सा भी, चौथा वही होगा। आप चेक कर लो, ये 9 से भी नहीं कटेगी, ये 11 से भी नहीं कटेगी। ओके, चलो यहां पर करते हैं खत्म। और ये आपको मैं HW दे रहा हूं, इसका जवाब आप मुझे कहां बताएंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या इसका जवाब रहेगा। बाकी मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे इसी टाइम, और ऐसे ही 20 क्वेश्चन के साथ रेगुलर हम एक चटपटा प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।